हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी मेंस एग्जाम्स कंप्यूटर के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर का, जिसमें आज ये उसी का नेक्स्ट चैप्टर होगा, जिसमें हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस से पूछे हुए क्वेश्चन, जो कि अभी पिछले 4-5 सालों में यूपी ट्रिपल एस सी ने पूछा है इन तीनों सब्जेक्ट से, इन तीनों विषय से। तो इन तीनों टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले का वीडियो हो चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा चैनल पर जाए, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस का हो पेपर या फिर एजीटीए का हो, जितने भी मेंस एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू आने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से है, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? जो ब्लूटूथ तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, ये कौन से ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिनके नाम पर ये ब्लूटूथ रखा गया है? तो ये लेखपाल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर हो जाए इसका हेरोल्ड ब्लॉटलैंड। ठीक है, हेरोल्ड ब्लॉटलैंड थे जिन्होंने, ये डेनमार्क के राजा थे, इनके नाम पर रखा गया था। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्लूटूथ तकनीक का नाम जो था, डेनमार्क के राजा थे हराल्ड ब्लॉटलैंड ब्लॉटलैंड ठीक है, इनके नाम पर रखा गया था। इन्हें हराल्ड ब्लूटूथ भी कहा जाता था। इन्होंने अलग अलग जनजातियों को एकजुट किया। उसी प्रकार ब्लूटूथ तकनीक भी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, लैपटॉप, स्पीकर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इसलिए इस तकनीक का नाम उनके सम्मान में ब्लूटूथ रखा गया है। ये एक वायरलेस संचार तकनीक है जिसका उपयोग कम दूरी पर डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, आया था कंप्यूटर शब्दावली में गीगो को शब्द का अर्थ क्या है? मतलब गीगो का फुल फॉर्म बताना या गीगो का क्या मतलब होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया ग्लोबल इनपुट ग्लोबल आउटपुट, जो कि ये ऑप्शन गलत था। बाकी ऑप्शन इधर दिया गया है बी, सी, डी और ई। ये भी क्वेश्चन आपका लेखपाल के ही पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, जनरल इनपुट जनरल आउटपुट, इनपुट गुड आउटपुट या नन ऑफ दी। तो आंसर यहाँ पे सही था बी ऑप्शन। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट इसका फुल फॉर्म बनता है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। गीगो का फुल फॉर्म क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका अर्थ है यदि कंप्यूटर में गलत या बेकार डेटा इनपुट में डाला जाएगा तो उससे प्राप्त परिणाम जो है भी गलत होगा। कंप्यूटर स्वयं सोच समझ नहीं सकता, यह केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। इसके उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र के अंक गलत दर्ज किए जाएं तो उसका परिणाम भी गलत आएगा। इसलिए कंप्यूटर में सही डेटा और सही निर्देश देना बहुत आवश्यक होता है। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है? ये भी लेखपाल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर है किस पार्ट को एक्सेस करते हैं, तो वो उस पार्ट का नाम क्या है? ब्लॉक जीरो। क्या नाम है? ब्लॉक जीरो नाम है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर बूट स्ट्रैप लोडर सबसे पहले डिस्क के ब्लॉक जीरो को एक्सेस करता है। इससे सामान्यतः बूट ब्लॉक या मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी MBR कहा जाता है। इसमें वो प्रारंभिक प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने का कार्य करता है। बायोस UEFI सबसे पहले इसी ब्लॉक को पढ़ता है और फिर सिस्टम बूट प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए सिस्टम स्टार्टअप में बूट स्ट्रैप लोडर द्वारा एक्सेस किया जाने वाला भाग ब्लॉक जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं इनमें से? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के इसमें से बताना था कौन सा घटक नहीं है, इसमें से कौन सा कंपोनेंट्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कर्नेल, शेल, डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, कर्नेल की अगर बात करेंगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट्स होता है, उसी का पार्ट्स है। ठीक है, शेल भी होता है उसी के अंतर्गत, डिवाइस ड्राइवर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कंपाइलर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट्स नहीं है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य घटक में कर्नेल, शेल और डिवाइस ड्राइवर होते हैं। कर्नेल जो है सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कार्य करता है। शेल जो है उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का जो है प्रदान करता है। डिवाइस ड्राइवर जो है हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कंपाइलर की बात करते हैं तो कंपाइलर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं होता। ये एक अलग सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। तो ये होता है कंपाइलर का काम, जो कि एक अलग ही प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज सिस्टम का भाग ना होकर ये अलग एक सॉफ्टवेयर होता है। चलिए, मल्टिक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया था? मल्टिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया था? ये भी क्वेश्चन आपका लेखपाल के पेपर में आया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? PLI लैंग्वेज में लिखा गया था। यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
मल्टिक्स मतलब मल्टीपल्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस इसका पूरा नाम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से PLI यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 भाषा में लिखा गया था। यह एक उन्नत और शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे 1960 के दशक में विकसित किया गया। मल्टिक्स ने आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम की कई महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे कि मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग की और सुरक्षा की नींव रखी। बाद में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए मल्टिक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 2007 में किस कंपनी ने वेब स्केल पर सबसे पहले अपाचे हडूप डेवलप किया था? ठीक है, कौन सी कंपनी के द्वारा अपाचे हडूप डेवलप किया गया 2007 में, जो कि वेब स्केल पर था, ये डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? तो अपाचे हडूप डेवलप जो किया गया था याहू कंपनी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याहू ने 2007 में अपने 1000 नोड वाले क्लस्टर पर सबसे पहले अपाचे हडूप का उपयोग वेब स्केल पर किया था। याहू 2007 में 1000 नोड वाले क्लस्टर पर हडूप उपयोग करने वाली पहली कंपनी बनी थी। याहू ने 2008 में हडूप को ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को दे दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, इस प्रकार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रकार के इंटरफेस के लिए उपयोगकर्ताओं को बातचीत के लिए विशिष्ट कमांड याद रखने और दर्ज करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिया गया है कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, या फिर वॉइस इंटरफेस, या फिर टच स्क्रीन इंटरफेस। तो यहाँ पे आंसर सही था CLI कमांड लाइन इंटरफेस। आंसर यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल राइट है। कमांड लाइन इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जहाँ यूजर्स को कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए विशेष कमांड को याद रखना और कीबोर्ड से टाइप करना होता है। CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस उपयोग करते समय कोई आइकन या बटन नहीं होते, केवल टेक्स्ट आधारित इनपुट होता है। उदाहरण के लिए आप देखें तो विंडोज कमांड जो प्रॉम्प्ट होता है, लाइनक्स टर्मिनल होता है, या DOS, इनमें सब में ये चीज़ें होती हैं। उपयोगकर्ता क्या है, यानी यूजर्स को कमांड की सिंटैक्स और विकल्प यानी ऑप्शन पता होना चाहिए, तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। GUI वॉइस इंटरफेस और टच स्क्रीन इंटरफेस जो है यूजर्स को अधिक सहज और विजुअल तरीके से सिस्टम से बातचीत करने की सुविधा देते हैं, जिसमें कमांड याद रखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मैचिंग से रिलेटेड है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में थ्रूपुट दिया गया है, क्लॉक स्पीड और पैरेलल कंप्यूटिंग और बिग ओ नोटेशन, इन सभी के बारे में आपको यहाँ मिलान करना था तक कि इसमें कौन सा इसके प्रति जो है इसके कार्य हैं, या फिर थ्रूपुट का मतलब क्या है, क्लॉक स्पीड का मतलब जहाँ पे इसके सामने दिया गया था मिलान करना था। चलिए मिलान करते हैं इसको। अगर हम थ्रूपुट की बात करेंगे तो वह दर होता है जिस पर डेटा को संसाधित या स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसे अक्सर प्रति सेकंड बिट्स में मापा जाता है, तो उसको कहा जाएगा थ्रूपुट। ठीक है, क्लॉक की स्पीड यानी क्लॉक स्पीड, क्लॉक की घड़ी, ये एक मैट्रिक जो समय की प्रति इकाई में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित कार्यों की संख्या को मापता है, उसको क्लॉक स्पीड कहते हैं। समानांतर कंप्यूटिंग यानी पैरेलल कंप्यूटिंग की बात करें तो गणना को गति देने के लिए कार्यों को कई प्रोसेसरों में वितरित करने की प्रक्रिया को समानांतर कंप्यूटिंग कहते हैं। बिग ओ नोटेशन जो है इनपुट आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिथम की दक्षता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ढांचा होता है। चलिए अगला प्रश्न है पेरेंट प्रोसेस आईडी। पेरेंट प्रोसेस आईडी यानी PPID प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? PPID अगर प्राप्त करना हो तो कौन से कमांड का इस्तेमाल करेंगे? तो गेट PPID का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपका दिया गया है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जब भी कोई नया प्रोग्राम या प्रोसेस शुरू होता है तो उसे शुरू करने वाला कोई ना कोई पेरेंट प्रोसेस होता है, जिसे गेट PPID उस पेरेंट प्रोसेस की आईडी को रिटर्न करता है। गेट PID जो लिखा हो सिर्फ यह प्रोसेस की अपनी खुद की PID रिटर्न करता है, पेरेंट का नहीं। तो इन दोनों में ये अंतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक सोशल मीडिया अकाउंट जो अक्सर स्वचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं का बार बार आदान प्रदान करता है और उन्हें बढ़ाता है, उसे प्रायः क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे प्रायः किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉट। उसको क्या कहते हैं? बॉट कहते हैं। बॉट का काम क्या है? सोशल मीडिया अकाउंट है जो अक्सर ऑटोमेटिक का उपयोग करते गलत सूचनाओं को बार बार आदान प्रदान करता है, उसे बढ़ावा देता है, तो उसे प्रोपोगेंडा बॉट या फिर बॉट या स्पैम बॉट कहा जाता है। ये अकाउंट अक्सर ऑटोमेटेड होते हैं और गलत सूचनाओं और मिस इन्फॉर्मेशन को तेज़ी से फैलाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इनपुट आउटपुट जो मैनेजमेंट सिस्टम है, तकनीक है,
जो बाद में निष्पादन के लिए इनपुट आउटपुट प्रक्रिया डेटा को अस्थायी रूप से द्वितीयक मेमोरी में स्टोर करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं स्पूलिंग। क्या कहते हैं? स्पूलिंग कहते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, स्पूलिंग कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम है? कंप्यूटिंग में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बताना है। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, कंपाइलर है क्या? तो कंपाइलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये है नहीं। डी वगैरह होगा नहीं। ठीक है, लाइनक्स, लाइनक्स ही है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, लाइनक्स जो होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। लाइनक्स को लाइनक्स टोरवाल्ड्स ने 1991 में विकसित किया था, जो यूनिक्स पर आधारित है। लाइनक्स के कई संस्करण होते हैं जिन्हें डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इनमें लाइनक्स के अंतर्गत आता है उबंटू, डेबियन, फेडोरा, रेड हैट, काली लिनक्स और सेंटोस। ये सभी लाइनक्स के जो है वर्जन हैं। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? पहले इस तरीके से क्वेश्चन आते थे, अभी इस तरीके से नहीं आते। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इनमें से, तो एम एस ऑफिस नहीं होगा, क्योंकि एम एस ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनक्स है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उदाहरण है। एम एस डॉस भी है, यूनिक्स भी है, लेकिन एम एस वर्ड नहीं है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? तो अगर आप ज़्यादा रैम वाला जो कंप्यूटर उसको लेते हैं, इंस्टॉल कराते हैं, तो इस सबसे तेज गति से काम करता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, माउस, डिस्प्ले, साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के किस सेक्शन में जाकर बदला जा सकता है? तो इन सभी का जो सेटिंग्स होता है, आप कंप्यूटर में अगर जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है, एक सेक्शन होता है कंट्रोल पैनल। तो वहाँ पर जाकर इन सभी के सेटिंग्स को बदल सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस और लाइनक्स, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो किस प्रकार ये उदाहरण होते हैं? लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लैपटॉप जो दिया गया, लैपटॉप क्या होता है? ये लैपटॉप के विभिन्न ब्रांड मॉडल कंपनियों को लैपटॉप ब्रांड दर्शाता है। ठीक है, मदरबोर्ड टाइप्स, 80 फैमिली मदरबोर्ड, ATX मदरबोर्ड और इसके अलावा फ्लैक्स मदरबोर्ड इत्यादि जो होते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड के टाइप्स होते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंप्यूटर का मुख्य डिवाइस में से एक है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस और लाइनक्स, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। विंडोज़ में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहा जाता है? तो विंडोज़ में अगर आप जब लॉग ऑन करते हैं, तब जब प्रमुख एरिया है, स्क्रीन एरिया है, उस पर जो दिखता है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहेंगे। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघु पथ यानी कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है? तो कौन सी शॉर्टकट है, कौन सी शॉर्टकट की है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है या बताती है? तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस एस्केप बटन। यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एस्केप। कंट्रोल प्लस जेड से किए गए कार्य को पहले के जैसे करना, कंट्रोल प्लस जेड से करेंगे। ठीक है, अल्ट प्लस स्पेस बार प्रोग्राम का विंडो मेनू खोलने के लिए, ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस्केप बटन स्टार्ट मेनू खुलता है। अल्ट प्लस इंटर से चयनित विषय की प्रॉपर्टी अगर खोलना हो, देखना हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी से चयनित वस्तु को कॉपी किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स से चयनित वस्तु को कट किया जाता है। कॉपी और कट में क्या अंतर है? कॉपी में यह अंतर होता है कि आप जब कॉपी करेंगे तो वो जो चीज़ है या वो टेस्ट है वो यहाँ पर भी रहेगी, जहाँ पे कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी रहेगी। कट में क्या होगा कि यहाँ से अगर आप इसको कट करते हैं तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और फिर इसके बाद पेस्ट कर देंगे तो वहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, चलिए डेड लॉक क्या है? डेड लॉक क्या होता है? डेड लॉक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेड लॉक जो होता है ये वो स्थिति होती है जहाँ प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और एक रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की जो है वेट करता है, तो उस स्थिति को कहते हैं डेड लॉक। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। डेड लॉक ऐसी स्थिति है जहाँ प्रोसेस का एक सेट ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस में एक रिसोर्स होता है और किसी अन्य प्रोसेस द्वारा रिक्वायर्ड दूसरे रिसोर्स की प्रतीक्षा करता है, वेटिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सारी प्रक्रियाओं की सूचना जो रखता है वो प्रोसेस टेबल में रखता है।
आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्नेल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। यहाँ पे अगर देखें तो पहला ऑप्शन जो दिया गया, ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी निष्पादित यूटिलिटीज का समन्वय करता है, बिल्कुल सही है। ये कर्नेल के बारे में, ये गलत कथन नहीं है कर्नेल के बारे में। ठीक है, ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर प्रचालनों को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही। ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी प्रणाली प्रक्रियाओं को निर्धारित और व्यवस्थित करता है, ये भी इसके बारे में सही बात कही गई है। एक ऐसा प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच एक अंतरा फलक उपलब्ध करवाता है, ये गलत है, ये कर्नेल का काम नहीं होता। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूजर्स और प्रचालन प्रणाली के बीच एक अंतरा फलक उपलब्ध करवाता है, ये गलत है, क्योंकि कर्नेल उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच सीधे अंतरा फलक उपलब्ध नहीं कराता, इसके बजाय शेल यह कार्य करता है। चलिए, आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क इंस्टॉल की है, उसमें नए वॉल्यूम बनाने के लिए डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डिस्क को अगर फॉर्मेट करना है तो उसके लिए कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है डिस्क मैनेजमेंट का, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ जो है संचालन किया जाए, तो उसको कहा जाए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 इस तरीके से कुछ दिया गया क्वेश्चन और यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, एक प्रक्रिया संसाधनों का मतलब कि रिसोर्स का अनुरोध करती है, प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेस, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है तो प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी कभी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है, यह स्थिति क्या कहलाती है, इसको क्या कहा जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसको स्थिति कहा जाता है डेड लॉक की स्थिति, आंसर यहाँ पे सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डेड लॉक एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में कई प्रक्रियाएं सीमित संख्या में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। यदि कोई प्रक्रिया संसाधनों के लिए अनुरोध करती है, ठीक है, और उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो प्रक्रिया जो होती है वो प्रतीक्षा की स्थिति में जाती है। और इसके अलावा कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, F3 जो फंक्शन की है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका F3, बी पार्ट इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी पार्ट क्या है, बिल्कुल सही है। F2 का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो चयनित आइटम का नाम बदला जाए, चेंज करना हो तब F2 फंक्शन की का इस्तेमाल करेंगे। F4 जो फंक्शन की है, ये फाइल एक्सप्लोरर विंडो को खुलने पर एड्रेस बार प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। F5 फंक्शन की है, इसको एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें से देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट ऑफ डेडलॉक एंड टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस, यानी कि प्रतिरोध का प्रबंधन, प्रक्रियाओं की समाप्ति, ये सब किस में आता है, किस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये सभी चीज़ें अगर हम देखें तो ये सभी आपके आते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में। ठीक है, सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेस मैनेजमेंट में विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल होता है, जैसे कि निर्माण, शेड्यूल करना, प्रोसेस की समाप्ति, डेडलॉक, जैसे विभिन्न कार्य। प्रोसेस एक ऐसा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन के अधीन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। सिस्टम
की भी सभी चल रही प्रोसेस को मैनेज करना ओएस का काम होता है। कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर यहाँ पे इसको बूट स्ट्रैप प्रोग्राम कहते हैं, इसको बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम क्या है? तो वह प्रोग्राम जो स्टार्टअप के समय ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियलाइज करता है। बूट स्ट्रैपिंग इंस्ट्रक्शंस के एक सेट को लोड करने की प्रक्रिया है। जब किसी कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट या बूट किया जाता है तो स्टार्टअप प्रक्रिया के समय लोडर पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, जिसे पोस्ट भी कहा जाता है। यदि पोस्ट सफल होता है और कोई समस्या नहीं मिलती है तो बूट स्ट्रैप लोडर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण इनमें से एक्सेल नहीं होगा, वर्ड नहीं है क्योंकि ये सब एप्लीकेशन प्रोग्राम है, विंडोज ये होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, लाइनक्स है, यूनिक्स है, आदि जो है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, ठीक है। एंड्रॉयड, विंडो, आईओएस, सिम्बियन इत्यादि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस तालिका का रखरखाव नहीं करता, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हो गया है और 20 और बाकी हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो थ्रेड टेबल का रखरखाव नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड टेबल का रखरखाव नहीं करता। तो यहाँ पे आंसर इसका बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट आउटपुट टेबल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्थिति और उनके उपयोग की जानकारी रखती है। मेमोरी टेबल सिस्टम की मेमोरी के प्रबंधन से संबंधित जानकारी रखती है। और प्रोसेस टेबल सिस्टम में चल रहे सभी प्रोसेस की स्थिति और उनकी विशेषताओं को स्टोर करती है। लेकिन थ्रेड टेबल का प्रबंधन आमतौर पर सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि फैट का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। FAT फैट का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। फैट के फुल फॉर्म में अगर हम देखें तो इसका होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। फाइल एलोकेशन टेबल इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ये एक फाइल सिस्टम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड और अन्य स्टोरेज डिवाइस पर जो है डेटा को संगठित और एक्सेस करने में मदद करता है। ये फाइलों को स्टोर डिवाइस में व्यवस्थित रखने के लिए इंडेक्सिंग प्रणाली की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किस प्रकार की शेड्यूलिंग है? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका 32 का आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इसको कहा जाता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है एक प्रकार की प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में एक प्रोसेस को सीपीयू से हटाया जा सकता है यद्यपि वो अभी चल रहा हो और किसी अन्य प्रोसेस को सीपीयू का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में प्रत्येक प्रोसेस को सीपीयू का उपयोग करने के लिए निश्चित समय अवधि, जिसे टाइम स्लाइस या फिर क्वांटम कहा जाता है, दिया जाता है, ठीक है। चलिए 1980 के दशक में शुरू की गई रिस्क आधारित वर्क स्टेशन पर आमतौर पर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था? 1980 के दशक में अगर देखा जाए तो यूनिक्स का इस्तेमाल किया जाता था। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिस्क मतलब रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यह आर्किटेक्चर 1980 के दशक में विकसित किया गया था, रिस्क आर्किटेक्चर, ताकि प्रोसेसर को तेज और अधिक कुशल बनाया जा सके। उस समय कई वर्क स्टेशन जैसे सन माइक्रो सिस्टम, IBM और HP द्वारा बनाए गए सिस्टम रिस्क प्रोसेसर पर आधारित थे। इन वर्क स्टेशनों में आमतौर पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था उसका नाम था यूनिक्स। यूनिक्स जो है एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, है जो विशेष रूप से वर्क स्टेशन सर्वर के लिए उपयुक्त था। रिस्क वर्क स्टेशन जैसे सन वर्क स्टेशन, स्पार्सी आर्किटेक्चर, IBM RS600, HP UX वगैरह पर यूनिक्स आधारित वेरिएंट का उपयोग होता था, ठीक है। तो ये सभी नाम याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जो है जिम्मेदार है, जिसमें उनका निर्माण, समाप्ति और शेड्यूलिंग सम्मिलित होता है? इसके लिए अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कर्नेल के बारे में बातें कर रहा है तो कर्नेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कर्नेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग होता है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका मूल भाग क्या होता है? कर्नेल होता है, जो सिस्टम रिसोर्स और हार्डवेयर को मैनेज करता है। यह प्रोसेस का निर्माण करता है, उसको इंड करता है और शेड्यूलिंग जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। कर्नेल जो है CPU का समय का प्रबंधन करता है और मल्टीटास्किंग को सक्षम भी बनाता है। तो ये कर्नेल का काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत मूल भाग होता है। चलिए IBM मेन फ्रेम में ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है? IBM मेन फ्रेम में ऑपरेटिंग सिस्टम ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है? तो ये एक साथ उपयोगकर्ता और उनके अनुरोधों को प्रबंधित करता है। तो आंसर क्या करेगा यहाँ पे? आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
IBM मेन फ्रेम एक शक्तिशाली सिस्टम होता है जो जिसे बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग और हजारों उपयोगकर्ताओं को एक साथ हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ZOS IBM मेन फ्रेम के लिए एक अत्यधिक उन्नत और स्थिर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी मुख्य भूमिकाएं हैं। इसका पहला भूमिका है ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग सपोर्ट को एक साथ संभालता है। उच्च स्तर की सुरक्षा इसमें रहती है, सिक्योरिटी रहती है, विश्वसनीयता रहता है, डेटा प्रोसेसिंग सुनिश्चित करती है, जॉब्स नेटवर्किंग और सिस्टम प्रोसेस रिसोर्सेज को कुशलता से प्रबंधित करती है। ठीक है, ZOS एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिस पर बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे आदि जैसी संस्थाएं बड़ी मात्रा में ट्रांजैक्शन और डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये बड़े लेवल पर होता है। चलिए अब सोशल नेटवर्किंग से क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वीडियो ऐप टिकटॉक का स्वामित्व रखता है? टिकटॉक का स्वामित्व रखने वाला बाइट डांस है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन, बाइट डांस हो जाएगा। बाइट डांस जो है, बाइट डांस कंपनी ने टिकटॉक को बनाया था लघु लिप सिंक कॉमेडी और प्रतिभा वीडियो बनाने के साझा करने के लिए iOS और एंड्रॉयड सोशल मीडिया वीडियो ऐप है टिकटॉक। इस एप्लीकेशन को 2017 में बाइट डांस द्वारा चीन के बाहर बाजारों के लिए लॉन्च किया गया था। ये 3 से 15 सेकंड और 3 से 60 सेकंड के छोटे लूपिंग वीडियो के लघु संगीत और लिप सिंक वीडियो बनाने की अनुमति देता है। ये एशिया, USA और दुनिया के अन्य हिस्सों में लोकप्रिय है। चलिए, केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर की बात करेंगे तो ये इंस्टाग्राम के संस्थापक थे। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कब, ये 2010 में इंस्टाग्राम मोबाइल जो डेस्कटॉप और इंटरनेट आधारित फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल फोटो या वीडियो सार्वजनिक रूप से निजी तौर पर साझा करने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 2010 में किया गया था। व्हाट्सएप के संस्थापक जेन कुम और ब्रायन एक्टन है। ट्विटर जैक डॉर्सी, नो ग्लास, बिजस्टोन और इवान विलियमसन। निम्नलिखित में से कौन सी साइट है सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण? इनमें से यहाँ पे अगर हम देखें तो 38 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिंक्डइन सोशल नेटवर्किंग साइट, पिंटरेस्ट ये भी है, इंस्टाग्राम ये भी है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, अगर हम देखें तो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम आज जो है सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। चलिए 39 का आंसर क्या है? कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया गया है? ठीक है, तो वो कौन सा सोशल मीडिया साइट है जिस पर रोजगार के अवसर भी और विचारों को आदान प्रदान के अवसर भी पैदा करता है? वो सोशल नेटवर्किंग साइट बताना है जो उसमें पेशेवर से जुड़ने का एक तरीका बनाता है। तो वो है लिंक्डइन। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा लिंक्डइन जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। यह एक अमेरिकी व्यवसाय और रोजगार उन्मुख ऑनलाइन सेवा है। लिंक्डइन जो 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया था, एक ऐसी सोशल मीडिया साइट है जो दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका है। ये रोजगार अवसर तथा विचारों ज्ञानों को आदान प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। ये नौकरी चाहने वालों को नौकरी पोस्ट करने के लिए अपने अपने CV तथा नियोक्ताओं को पोस्ट करने की अनुमति देता है। चलिए, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राइमरी उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया में जो हैशटैग आप लगाते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्विटर में इस्तेमाल किया जाता है हैशटैग का। तो ये हैशटैग का क्या मतलब है, इसका उद्देश्य क्या होता है इसको लगाने का? तो यहाँ पे बताना था, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। आसान खोज के लिए कीवर्ड और विषयों को चिन्हित करना ही हैशटैग का मेन उद्देश्य होता है। तो आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, हैशटैग का इस्तेमाल सोशल मीडिया में ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सभी साइट्स पर किया जाता है जिसमें किसी फोटो, वीडियो और पोस्ट, कमेंट्स या इवेंट्स आदि को सर्च करने के लिए करते हैं। इसका अर्थ टैगिंग से होता है। अगर आप अपनी किसी पोस्ट, इवेंट्स और मैसेज को आगे हैशटैग लगा दें तो उस हैशटैग पर क्लिक करने से उस पोस्ट से जुड़ी सारी जानकारी हमें उसी पेज पर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हैंग आउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। ये है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ये डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा, गूगल कंपनी के द्वारा। ठीक है, चलिए बाद में इससे गूगल के द्वारा इस सर्विस को बंद करके गूगल मीट और गूगल चैट को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उपयोग के कनेक्शंस के साइज और स्ट्रेंथ को संदर्भित करती है? तो इसका आंसर क्या है? तो सोशल ग्राफ जो होता है ये इसके कनेक्शन के साइज और स्ट्रेंथ को संदर्भित करेगी। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, सोशल ग्राफ एक नेटवर्क संरचना को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति और उनके कनेक्शन जैसे दोस्त, परिवार, सहकर्मी आदि के बीच संबंधों को दिखाता है। यह उनकी कनेक्शन स्ट्रेंथ जैसे इंटरेक्शन की आवृत्ति और साइज यानी कुल कनेक्शंस की संख्या को समझने में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, प्लेटफॉर्म मिलान करना है। प्रत्येक प्लेटफॉर्म
ए कॉलम ए और उसके प्राथमिक कार्य, जैसे लिंक्डइन का कार्य क्या है, ट्विटर का काम क्या है, ठीक है। इसके अलावा ई संजीवनी का काम, माई गवर्नमेंट का काम, इस तरीके से दिया गया। मिलान करते हैं, इसमें देखें तो लिंक्डइन का काम ये क्या है, ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड करियर डेवलपमेंट साइट है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट। ट्विटर जो है ये अब इसका नाम एक्स हो गया, ठीक है, सार्वजनिक अपडेट और चर्चाओं के लिए जो है माइक्रो ब्लॉगिंग होता है। ई संजीवनी की बात करेंगे तो दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेलीमेडिसिन की एक पहल है ई संजीवनी। माई गवर्नमेंट ये शासन में नागरिक भागीदारी के लिए जो है क्राउड सोर्सिंग जो है मंच है, तो यहाँ पे ये चीज़ें इससे मिलान हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे गलत कथन की पहचान करना है, ठीक है, गलत कथन की पहचान करना है। ए ऑप्शन दिया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी हटाए गए संदेशों को संग्रहित नहीं करते, मतलब स्टोर नहीं करते। अगर आपने अपने संदेश या अपने मैसेज को हटा दिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो वो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है आपका स्टोर नहीं करता, जो कि ये गलत है। ये स्टोर करते हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप है। यहाँ से अगर आपने मैसेज को हटा दिया, डिलीट कर दिया है, तो ये स्टोर किए रखते हैं, बाद में बैकअप के माध्यम से उसको फिर वापस आ सकता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है, मतलब यही ऑप्शन आपको सही, क्योंकि गलत वाला बताना तो गलत है ऑप्शन है। सोशल मीडिया पर किसी उपयोगकर्ता को ब्लॉक करने से उन्हें कमेंट्स और संदेशों में आपका उल्लेख करने से रोका जाता है, बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रैकर्स के माध्यम से अपने ऐप के बाहर ब्राउजिंग बिहेवियर एकत्रित कर ले सकते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, सही है। वेरीफाइड बैज ये सुनिश्चित करते हैं कि ये खाता जो है क्या है, अथेंटिक है यानी प्रमाणिक है और किसी सार्वजनिक व्यक्ति या ब्रांड का है, तो ये भी सही है। ठीक है, चलिए अब ई गवर्नेंस से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नमेंट नहीं है इनमें से। ई गवर्नमेंट तो बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस है। फिर है G2C यानी कि गवर्नमेंट टू G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, फिर G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, फिर G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो इसमें से कौन सा एक होगा जो ई गवर्नमेंट में नहीं आता। तो जिसमें जो गवर्नमेंट नहीं आएगा वही ई गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो बिजनेस टू बिजनेस जो है क्या है, ई गवर्नमेंट नहीं है, तो आंसर आपका ए पार्ट सही है। बाकी सारे क्या हैं, ई गवर्नमेंट है। बिजनेस टू बिजनेस जो है ये क्यों नहीं है, क्योंकि ई गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य सरकार और नागरिकों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान होता है। लेकिन यहाँ पे B2B का लक्ष्य क्या है, व्यवसाय के बीच कॉमर्शियल लेन देन को सुगम करना और माल और सेवाओं का आदान प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रायः किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स का। ठीक है, आपने CCC का जो सर्टिफिकेट है डिजिलॉकर के माध्यम से आप जब उसको डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर करके हुआ आता है। ठीक है, तो ये प्रमाण जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है उसको डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से प्रमाणिकता किया जाता है, प्रमाण किया जाता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, संदेश, लेन देन को सत्यापित और मान्य करने के लिए किया जाता है, वैलिडिटी बताता है। ठीक है, ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। चलिए IMPS का मतलब बताना। यहाँ पे IMPS का क्या मतलब, फुल फॉर्म। IMPS मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो जो कि C ऑप्शन में दिया गया, तो C पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस एक तत्काल भुगतान सेवा की प्रक्रिया है। यह सेवा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा किया जाता है। IMPS का इस्तेमाल करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और आधार के जरिए अपने बैंक के खाते को लिंक करके IMPS सक्षम मोबाइल के जरिए बैंक में लॉगिन करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण। G2C का इसमें से उदाहरण कौन सा है बताना। यहाँ पे देखें, सरकार से सरकार मन तो G2G हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। सरकार कार्यालयों के लिए सुरक्षित डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करना, तो सरकार के अंतर्गत तो है, ये भी नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल भुगतान, तो सरकारी कर्मचारी सरकार करती है, तो ये भी नहीं होगा। ऑनलाइन टैक्स फिलिंग, तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको सिटीजन से जोड़ना, टैक्स कौन फिल करेगा। ठीक है, तो सिटीजन फिल करेगा, नागरिक फिल करेगा, तो ऑनलाइन टैक्स फिलिंग जो होता है ये G2C का उदाहरण है। आंसर यहाँ पे D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ई गवर्नेंस सेवाएं जो सरकार सीधा नागरिकों को सीधे प्रदान करती है, तो G2C कहा जाता है। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग एक G2C सेवा का उदाहरण, क्योंकि यह सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सुविधा है जिससे वे ऑनलाइन टैक्स दाखिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NEGP की आर्किटेक्चर में कितनी लेयर्स होती हैं, कितनी परतें शामिल हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 लेयर्स शामिल है, इसमें 3 परतें होती हैं। ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा।
राष्ट्रीय ई शासन योजना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान यानी NEGP, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराना है। NEGP की आर्किटेक्चर में 3 लेयर है। इसमें एक पहला है ऑर्गेनाइजेशन लेयर, दूसरा है टेक्नोलॉजी लेयर, तीसरा है यूजर लेयर। तो ये 3 लेयर्स होती हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्कालिक भुगतान प्रणाली है जो 24 घंटे यहाँ तक कि छुट्टियों के दिन भी संचालित होती है? वो कौन सी प्रणाली है, वो कौन सी सेवा है? तो वो सेवा है IMPS, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम एक तत्कालिक भुगतान प्रणाली है जिसमें ट्रांसफर के लिए बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग तथा बैंक टू बैंक 24 घंटे 24x7 छुट्टियों के दिन भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए संचालित होती रहती है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा डिजिटल वित्तीय उपकरण और उनके अनुप्रयोग, तो उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।